नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर हो जाती है। हम जैक फिनी की उस माइंड बेंडिंग स्टोरी द थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में आपको एकदम मूवी जैसा फील आएगा, क्योंकि हम इस मिस्ट्री की हर एक लेयर को बहुत क्लोजली एनालाइज करने वाले हैं। सो लेट्स जंप राइट इन। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके पास कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसे सुनकर लोग कहें, भाई तू पागल हो गया है? एक ऐसा मोमेंट जो आपके लिए तो बिल्कुल 100% सच हो, पर बाकी सबके लिए सिर्फ एक वहम। बस यही वो साइकोलॉजिकल हुक है जिस पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी हुई है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हमारा मेन कैरेक्टर चार्ली एक ऐसी बात बोलता है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवेज के जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं वो कसम खाकर कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं। पर चार्ली एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है, आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब सोचिए, एक आम आदमी इतने कॉन्फिडेंस से एक ऐसी जगह होने का दावा क्यों करेगा जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेक्शन 1, द डिजायर टू एस्केप। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ली के माइंड को समझना होगा। ये रहा चार्ली। ये कोई एक्शन हीरो नहीं है, बस एक 31 साल का ऑर्डिनरी गाय है जिसने टैन गाबर्डीन सूट पहना हुआ है, ऑफिस से थका हारा निकला है और बस जल्दी से अपनी वाइफ लुइजा के पास घर पहुंचना चाहता है। एक भीड़भाड़ वाले स्टेशन पे जहां हजारों लोग बिल्कुल उसके जैसे दिखते हैं, उसे अचानक बहुत लॉस्ट फील होता है, और यही फीलिंग उसके इस अजीब सफर की पहली सीढ़ी बनती है। जब चार्ली ने ये बात अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम को बताई, तो सैम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी क्रूशल है। सैम ने एक्सप्लेन किया कि चार्ली असल में जागते हुए सपने देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस रियलिटी से दूर भागने की एक बहुत स्ट्रांग डिजायर थी। ये एक तरह का हैलुसिनेशन था जो उसकी डेली फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था। पर सवाल यह है कि चार्ली एग्जैक्टली किस चीज से एस्केप करना चाहता था। वेल, कंपेयर करके देखिए। एक तरफ है हमारी मॉडर्न दुनिया जो इनसिक्योरिटी, डर, युद्ध और टेंशन से भरी हुई है। दूसरी तरफ है 1894 का गेल्सबर्ग, जहां की गर्मियों की शामें लंबी और शांत हुआ करती थीं। लोग आराम से लॉन में बैठकर सिगार पीते थे और जुगनू आसपास चमकते थे। सैम और चार्ली के दोस्तों का यही मानना था कि चार्ली का थका हुआ दिमाग बस उसी पीसफुल दुनिया में जाना चाहता था। Section 2, Lost in Grand Central. Now, what's really interesting here is the setting itself. चार्ली जिस तरह से ग्रैंड सेंट्रल को डिस्क्राइब करता है वो बिल्कुल किसी सस्पेंस मूवी जैसा लगता है। वो कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल किसी पेड़ की तरह बढ़ रहा है और उसकी नई कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस जड़ों की तरह जमीन के नीचे फैल रही हैं। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहां चार्ली पहले भी कई बार खो चुका था। ये कॉन्स्टेंटली बढ़ने वाला लैब्रिन्थ ही उसकी स्टोरी को थोड़ा बिलीवेबल बना देता है। तो आखिर वो उस असंभव थर्ड लेवल तक पहुंचा कैसे? लेट्स ट्रेस हिज एग्जैक्ट स्टेप्स। पहले वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से सीढ़ियों से फर्स्ट लेवल पर आता है, फिर वहां से उतरकर सेकंड लेवल पर जाता है। उसके बाद वो सबवे की तरफ जाने वाले एक आर्च डोरवे में घुसता है और बस खो जाता है। वो एक ऐसी टनल में था जो लेफ्ट की तरफ मुड़ रही थी और नीचे की तरफ स्लैंटिंग थी। उस पूरे सन्नाटे में उसे सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, एक हॉलो रोर के साथ। और अचानक टनल एक शार्प लेफ्ट टर्न लेती है। Section 3, Discovering 1894 Galesburg. एक छोटे से स्टेयरकेस से गुजरते ही वो जहां निकलता है उसको देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस सीन को इमेजिन कीजिए। स्टेशन पर रोशनी बहुत डिम है, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं। फर्श पर चमकते हुए पीतल के थूकदान रखे हैं। लोगों के कपड़े देखिए, डर्बी हैट्स, हैंडल बार मस्टैचेस, लेग ऑफ मटन स्लीव्स और हाई बटन शूज। और ट्रैक्स पर एक पुराना कोरियर एंड आइव्स का स्टीम इंजन धुआं उड़ा रहा है। ये सारी डिटेल्स इतनी विविड है कि किसी इंसान का डिल्यूजन लगता ही नहीं है। और अगर तब भी कोई डाउट बचा था तो अगला एविडेंस उसे बिल्कुल क्लियर कर देता है। चार्ली अपने पैरों के पास एक पेपर देखता है। ये अखबार था द वर्ल्ड, एक ऐसा अखबार जो सालों पहले छपना ही बंद हो चुका था। फ्रंट पेज पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की स्टोरी थी, पर सबसे बड़ी बात थी उसकी डेट, जून 11, 1894। ये एब्सोल्यूट विजुअल प्रूफ था कि चार्ली वक्त में पीछे यानी पास्ट में जा चुका है। ये रियलाइज करते ही चार्ली को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, और यही इस चैप्टर का सबसे इमोशनल पार्ट है। उसे चाहिए थी 2 टिकट्स गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ लुइजा के लिए। वो उसको एक ऐसे टाइम में ले जाना चाहता था जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में अभी भी 20 साल बाकी थे, एक ऐसी जगह जो पूरी तरीके से सेफ और पीसफुल हो। Section 4, the currency problem.
पर क्या सच में रियलिटी से एस्केप करना इतना सिंपल है? नॉट एट ऑल। चार्ली को तुरंत एक बड़ा रियलिटी चेक मिलता है। जब वो टिकट काउंटर पर अपना मॉडर्न नोट देता है तो क्लर्क उसकी तरफ घूर कर देखता है और गुस्से में कहता है, मिस्टर ये पैसा नहीं है, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, 1894 में जेल जाना कोई मजाक की बात नहीं थी। पुराने नोट्स दिखने में बिल्कुल अलग थे। ये सुनते ही चार्ली तुरंत वहां से भाग निकलता है। अगले ही दिन चार्ली अपने बैंक से $300 निकाल लेता है, जो कि उसकी ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स थी। उसने प्रीमियम देकर कॉइन डीलर से पुराने जमाने के नोट्स खरीदे। उसे $300 के बदले 200 से भी कम मिले, पर उसे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि 1894 में अंडे भी 13 सेंट्स के 1 दर्जन मिला करते थे। ये दिखाता है कि चार्ली एक्चुअली में इस फैंटेसी के लिए कितना डेस्परेट और डेडिकेटेड था। Section 5. The First Day Cover Mystery. सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इसके बाद क्या हुआ? पुरानी करेंसी लेने के बाद भी चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल में वो 3rd लेवल वाला रास्ता दोबारा कभी नहीं मिला। उसकी पत्नी लुइसा इतनी परेशान हो गई कि चार्ली को यह सर्च रोकनी पड़ी। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सैम वेनर कहाँ गया? चार्ली का वही साइकियाट्रिस्ट दोस्त जो उसको समझाता था, वो अचानक बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है। इस रहस्य का क्लू छुपा था चार्ली के दादाजी के स्टैम्प कलेक्शन में। पर उससे पहले आपको फर्स्ट डे कवर समझना पड़ेगा। होता यह है कि जब कोई नया स्टैम्प रिलीज होता है तो कलेक्टर्स पहले ही दिन उसे खरीदकर एक खाली एनवेलप पर लगाते हैं और अपना ही एड्रेस लिखकर खुद को पोस्ट कर देते हैं। पोस्टमार्क डेट प्रूफ कर देता है इस एनवेलप के अंदर हमेशा एक ब्लैंक पेपर होता है, उसे खोलने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन चार्ली को अपने कलेक्शन में एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसके अंदर का पेपर ब्लैंक नहीं था। एंड दिस राइट हियर इज द अल्टीमेट ट्विस्ट। उस पेपर पर एक लेटर था जो जुलाई 18, 1894 को गेल्सबर्ग से पोस्ट किया गया था। उसमें लिखा था, चार्ली, मैं पहले बस उम्मीद कर रहा था कि तुम सही हो, पर अब मैं कंफर्म कर सकता हूं कि तुम सच बोल रहे थे। मुझे 3rd लेवल मिल गया है। मैं यहां 2 हफ्ते से हूं और लोग यहां पोर्च पर बैठकर गाने गा रहे हैं। तुम और लुइसा वापस आओ और इस जगह को ढूंढते रहो। और जानते हैं ये किसने लिखा था? ये लेटर किसी और ने नहीं, खुद सैम ने लिखा था। सेक्शन 6, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। अब जरा इस ट्विस्ट की आयरनी देखिए। ये वही सैम है जिसने शुरू में बड़े लॉजिक के साथ चार्ली की इस बात को वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कहकर डिसमिस कर दिया था, और अब देखो वो खुद 1894 के गेल्सबर्ग में जाकर बैठ गया है। वहां आराम से पियानो सुन रहा है, लेमनेड पी रहा है और उसने अनाज का बिजनेस तक शुरू कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली 1894 के टाइम में लोगों को किसी साइकाइट्रिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? क्या 3rd लेवल सच में एक फिजिकल जगह थी, एक टाइम पोर्टल था, या फिर ये पूरी तरह से चार्ल्स और अब सैम के सबकॉन्शियस माइंड का क्रिएट किया गया एक इमेजिनरी एस्केप रूट था? ये चैप्टर लिटरली एक पजल की तरह है और फाइनल कंक्लूजन पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। आप इस मिस्ट्री का जो भी आंसर निकालें, पर एक चीज़ तो पक्की है, आज की इस स्ट्रेस, डर और परेशानियों से भरी लाइफ में इंसान का माइंड हमेशा शांति की तलाश करता है, और जब रियल लाइफ ओवरवेलमिंग हो जाती है तब हमारी इमेजिनेशन अपने बचाव के लिए का रास्ता ढूंढ ही लेती है। असल में हम सबके अंदर एक 3rd लेवल छुपा है जहां हम भाग जाना चाहते हैं। आशा है कि इस सिनेमैटिक सफर ने आपको इस स्टोरी को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। कीप रीडिंग, कीप इमेजिनिंग और अपने दिमाग को ओपन रखिए।